हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, जो सामाजिक विज्ञान का ही एक भाग है भूगोल जियोग्राफी, उसका सेकेंड चैप्टर कृषि एग्रीकल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ इस पार्ट का 37 से लेकर 73 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप जियोग्राफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर इसके फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है, अर्थात इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो कि दाल की फसल नहीं है, दलहन की फसल नहीं है। ए चना, बी अरहर, सी बाजरा और डी मसूर। तो आप जानते होंगे चना की भी दाल होती है, अरहर की भी दाल होती है और मसूर की भी दाल होती है, लेकिन बाजरा जो होती है बाजरा की रोटी बनती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाजरा, क्योंकि बाजरा एक दलहन की फसल नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप अपने माइंड के अनुसार भी दे सकते हैं कि इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है, अर्थात इनमें से ऐसा कौन सा फसल है जिसे दाल नहीं बनाया जा सकता है। तो बाजरा से दाल नहीं बनाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाजरा। बाजरा दलहन की फसल नहीं है। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? जो चाय है वह किस प्रकार की कृषि फसल है? ए रोपण, बी निर्वाहन, सी दुग्ध या फिर डी रबी। तो आप जानते हो कि जो चाय होता है उसको रोपा जाता है, अर्थात चाय एक प्रकार की रोपण फसल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोपण। चाय एक प्रकार की रोपण प्रकार की कृषि फसल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोपण की फसल। अरेबिका और रोबस्टा किस प्रकार के हैं? अरेबिका और रोबस्टा एक प्रकार के फसल हैं, तो ये फसल किस प्रकार के फसल हैं? ए गन्ना, बी तंबाकू, सी कहवा और डी गेहूँ। यहाँ गेहूँ होना चाहिए था, गेह लिखा गया है। तो आप जानते होंगे कि अरेबिका और रोबस्टा का जो फसल है वह कहवा है। तो अरेबिका और रोबस्टा कहवा फसल के प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कहवा। जो कहवा फसल है उसी का दो प्रकार है, एक प्रकार का नाम है अरेबिका और दूसरे प्रकार का नाम है रोबस्टा। तो इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं, अर्थात किस फसल के अंश है। तो ये कहवा फसल के अंश है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कहवा। असम में चाय के कितने बागान हैं? हमने आपको फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में ही पढ़ा दिया था कि जो असम है, असम में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है, अर्थात चाय के उत्पादन करने के लिए जो सर्वप्रथम राज्य है वह असम राज्य है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि असम में चाय के बागान कितने हैं? ए 300 बागान, बी 350 बागान, सी 750 बागान या फिर डी 700 बागान। तो आप जानते होंगे कि जो चाय है वह असम में सबसे अधिक होता है, तो उसमें सबसे अधिक बागान भी होंगे। तो सबसे अधिक बागान 750 है, तो इसका सही आंसर भी सी ऑप्शन हो जाएगा 750। असम में चाय के 750 बागान हैं, इसीलिए असम चाय के उत्पादन करने में सर्वप्रथम स्थान को प्राप्त करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 750। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? जो कपास उत्पादन होता है उसमें एक गांठ कितने किलोग्राम के बराबर होता है? ए 170 किलोग्राम, बी 135 किलोग्राम, सी 40 किलोग्राम, डी 149 किलोग्राम। तो कपास उत्पादन में एक गांठ 170 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा 170। कपास उत्पादन में एक गांठ 170 किलोग्राम होती है। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? अर्थात भारत के किस राज्य में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसीलिए उसको जूट क्षेत्र कहा जाता है। हमने आपको फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में पढ़ाया था कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। तो भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता था, क्योंकि वहाँ केरल बहुत अधिक होता था, वहाँ नारियल बहुत अधिक होता था केरल में। तो उसी प्रकार इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? ए पश्चिम बंगाल को, बी बिहार को, सी उड़ीसा को और डी छत्तीसगढ़ को। तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसीलिए उसे जूट क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? जो कपास की खेती है उस खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? ए 210 दिन,
बी 102 दिन, सी 350 दिन, डी 143 दिन। तो कपास की खेती के लिए 210 दिन पाला रहित होना चाहिए, तभी कपास की खेती हो सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 210 दिन। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? जो आंध्र प्रदेश राज्य है वह किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक करती है, अर्थात उस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? ए तिल की फसल के उत्पादन में, बी तंबाकू फसल, सी सरसों फसल और डी नारियल फसल। तो नारियल तो आप जानते होंगे कि नारियल का उत्पादन करने में जो अग्रणी राज्य है वह केरल है, तो यह तो इसका आंसर होगा नहीं। तो आंध्र प्रदेश तंबाकू के फसल के उत्पादन करने में बहुत ही अग्रणी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तंबाकू। आंध्र प्रदेश तंबाकू फसल के उत्पादन में अग्रणी, अर्थात तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक होता है। बिहार में कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वह था पूरा भारत में कि पूरे भारत में तो तंबाकू उत्पादन करने के लिए आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध था, लेकिन इसमें केवल बिहार राज्य में पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए पूर्णिया, बी बक्सर, सी समस्तीपुर और डी बाढ़। तो बिहार के समस्तीपुर जिला में तंबाकू का उत्पादन बहुत अधिक होता है, इसीलिए वह तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समस्तीपुर। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा फसल है जो कि सिल्क की किस्म नहीं है? ए मलबरी, बी मूंगा, सी केसर और डी इरी। तो केसर की फसल सिल्क की किस्म नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केसर। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केसर। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? जो उत्तर भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पादक जो राज्य था वह उत्तर प्रदेश था, लेकिन जो दक्षिण भारत है उसका सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन था? दक्षिण भारत में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ए महाराष्ट्र में, बी कर्नाटक में, सी केरल में या फिर डी तमिलनाडु में। तो दक्षिण भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि गन्ना का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में होता है। और अगर यही उत्तर भारत में पूछा जाता तो उत्तर भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो इसके अनुसार इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दक्षिण भारत का राज्य है जिसमें गन्ना का बहुत अधिक उत्पादन होता है। गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है? जो गन्ना का अनुसंधान शिला है वह किस शहर में? ए सलेम में, बी हाइसन में, सी कोयम्बटूर में, डी कन्याकुमारी में। तो जो गन्ना का अनुसंधान शिला है वह कोयम्बटूर शहर में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोयम्बटूर शहर में गन्ना का अनुसंधान शिला है। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है? गन्ना का जो शहर अनुसंधान शिला था वह तो कोयम्बटूर में था, लेकिन जो केंद्रीय अनुसंधान शिला है वह गन्ना की कहाँ स्थापित है? ए बेतिया में, बी लखनऊ में, सी कानपुर में, डी भोपाल में। तो भारत की केंद्रीय अनुसंधान शिला लखनऊ में स्थापित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखनऊ में। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जो सस्य गहनता है उसको प्रभावित करने वाला इनमें से कौन सा कारक नहीं है? ए सिंचाई, बी यंत्रीकरण, डी जनसंख्या और डी कीटनाशक। तो आप इस पाठ का नाम ही पढ़े होंगे कृषि, तो इसमें कृषि से आप समझ लीजिए कि कृषि से संबंधित बात कौन नहीं है। सिंचाई भी कृषि में होती है, यंत्रीकरण भी कृषि में होती है और कीटनाशक का प्रयोग भी कृषि में होती है, लेकिन जनसंख्या का कृषि से अर्थात सस्य गहनता से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या। सस्य घनता को प्रभावित करने वाला इसमें जो कारक नहीं है वह कारक जनसंख्या है। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? जो वर्षा ऋतु में फसल होता है उस फसल को क्या कहा जाता है? ए रबी फसल, बी खरीफ फसल, सी जायद फसल और डी अगहनी फसल। तो जो वर्षा ऋतु की फसल होती है उस फसल को खरीफ फसल कहा जाता है, क्योंकि धान एक प्रकार की खरीफ फसल है, वह वर्षा ऋतु में ही लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खरीफ। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ फसल भी कहा जाता है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? जो हरित क्रांति चलाया गया था उस हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? ए धान की फसल पर, बी तेलहन की फसल पर, सी गेहूं की फसल पर, डी ज्वार की फसल पर। तो आप जानते होंगे कि हरित क्रांति जो है वह पंजाब राज्य में सबसे अधिक चलाया गया था और पंजाब राज्य में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव भी गेहूं फसल पर ही पड़ा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गेहूं। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा था वह गेहूं फसल पर पड़ा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गेहूं की फसल। दाल
किसका मुख्य स्रोत है, जो दाल है वह किसका मुख्य स्रोत है। यह एक प्रकार का साइंस का क्वेश्चन आ गया है कि दाल किसका मुख्य स्रोत है। ए विटामिन का, बी प्रोटीन का, सी मिनरल का और डी वाटर का। तो दाल में आप जानते होंगे कि प्रोटीन पाया जाता है, तो दाल एक प्रोटीन का ही मुख्य स्रोत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन। अनानास उत्पादन में अग्रणी है, जो अनानास होता है वह किस राज्य में सबसे अधिक होता है। ए मेघालय में, बी त्रिपुरा में, सी कर्नाटक में और डी केरल में। तो अनानास उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वह मेघालय है, क्योंकि मेघालय राज्य में अनानास का उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेघालय। मेघालय अनानास उत्पादन में अग्रणी है। धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है, जो धान की खेती होती है वह धान की फसल का वार्षिक उत्पादन भारत देश में कितना है। ए 9 करोड़ टन, बी 29 करोड़ टन, ए यहाँ सी होना चाहिए था, सी 5 करोड़ टन और डी 13 करोड़ टन। तो जो धान का वार्षिक उत्पादन देश में है वह 9 करोड़ टन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 करोड़ टन। धान का वार्षिक उत्पादन हमारे देश में 9 करोड़ टन है। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है। भारत देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है। ए 1500 किलोग्राम, बी 1990 किलोग्राम, सी 3500 किलोग्राम और डी 500 किलोग्राम। तो जो भारत का चावल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वह लगभग 1990 किलोग्राम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1990 किलोग्राम। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 1990 किलोग्राम है। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है, अर्थात जो धान की खेती है उसके लिए वर्षा की कितनी मात्रा उपयुक्त है, अर्थात उतनी मात्रा में धान की खेती हो सकती है। ए 100 से 110 सेंटीमीटर, बी 50 से 100 सेंटीमीटर, सी 100 से 150 सेंटीमीटर और डी 100 से 200 सेंटीमीटर। तो धान की खेती में आप जानते होंगे कि पानी की अर्थात सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसीलिए इसमें वर्षा की जो मात्रा है 100 से 200 सेंटीमीटर उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 100 से 200 सेंटीमीटर। गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है। जिस प्रकार आपने धान का वार्षिक उत्पादन 9 करोड़ टन पढ़ा, उसी प्रकार गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है। ए 7 करोड़ टन से कम, बी 7 करोड़ टन से ऊपर, सी 18 करोड़ टन से ऊपर या फिर डी 5 करोड़ टन से ऊपर। तो जो गेहूं का वार्षिक उत्पादन है वह हमारे देश में 7 करोड़ टन से ऊपर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 करोड़ टन से ऊपर। देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है। एक गांठ बराबर आपने पढ़ा था कि एक गांठ बराबर 170 किलोग्राम होता है। जो देश में कपास की खेती होती है उसको गांठ के रूप में जोड़ा जाता है। तो देश में कपास का उत्पादन वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है। ए 130 लाख गांठ, बी 246 लाख गांठ, सी 75 लाख गांठ या फिर डी 185 लाख गांठ। तो जो देश में कपास का वार्षिक उत्पादन है वह 185 लाख गांठ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 185 लाख। और हम आपको एक क्वेश्चन इससे पहले पढ़ाए थे कि एक गांठ बराबर 170 किलोग्राम होता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है। जो देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वह सबसे अधिक कितना है। ए 2100 किलोग्राम, बी 2800 किलोग्राम, सी 3500 किलोग्राम और डी 4800 किलोग्राम। इस टाइप के क्वेश्चन से आपको यह समझ आना चाहिए कि इसमें पूछा जा रहा है कि एक हेक्टेयर में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कितना हो सकता है। तो एक हेक्टेयर में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन जो हो सकता है 2800 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2800 किलोग्राम। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है, वह तो सर्वाधिक, और इसमें पूछा जा रहा है कि पूरे देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है। ए 2100 किलोग्राम, बी 2755 किलोग्राम, सी 2750 किलोग्राम और डी 2995 किलोग्राम। तो गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक तो आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि 2800 किलोग्राम है, लेकिन पूरे देश में 2750 किलोग्राम ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2750 किलोग्राम। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूरे देश में 2750 किलोग्राम है। कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है। जो कॉफ़ी होती है उसके पौधे की ऊंचाई लगभग कितनी होती है। ए 2 से 4 मीटर, बी 3 से 6 मीटर, सी 6 से 8 मीटर या फिर डी 8 से 10 मीटर। तो जो कॉफ़ी का पौधा होता है वह ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 मीटर ही होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 से 6 मीटर कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई होती है। पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है। जब गेहूं की फसल पकता है तो उस फसल के पकने के लिए कितना तापमान आवश्यक, अर्थात कितना तापमान आदर्श है।
ए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, बी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, सी 15 से 25 डिग्री सेल्सियस और डी 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। तो 21 से 26 डिग्री सेल्सियस पकते समय गेहूं की फसल के आदर्श तापमान होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? जिस क्षेत्र में 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा में कृषि हो जाती है, उस कृषि को क्या कहा जाता है? आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, निवेश कृषि या फिर वर्षाधीन कृषि। तो अगर आप समझ रहे होंगे कि 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा में वहाँ कृषि की जाती है, तो उस प्रकार की कृषि को शुष्क कृषि अर्थात सूखी हुई कृषि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुष्क कृषि। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को शुष्क कृषि कहा जाता है। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जो कपास उत्पादन होता है वह किस मिट्टी में सबसे उपयुक्त हो सकती है? ए लाल मिट्टी में, बी काली मिट्टी में, सी पीली मिट्टी में और डी भूरी मिट्टी में। तो इनमें से सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि सबसे जो अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है वह कौन सी मिट्टी होती है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी रेगुर मिट्टी होती है, जिसका दूसरा नाम काली मिट्टी भी है। तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? जिस प्रकार गेहूं की खेती के लिए पकते समय उसका जो आदर्श तापमान था वह 21 से 26 डिग्री सेल्सियस था, उसी प्रकार इसमें पूछा जा रहा है कि गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? ए 18 से 21 डिग्री सेल्सियस, बी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, सी 27 से 30 डिग्री सेल्सियस और डी 31 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो गन्ना की खेती के लिए जो आदर्श तापमान है वह 21 से 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये चारों के चारों भारत का क्षेत्र दिया गया है और इसमें से पूछा जा रहा है कि भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? ए गोरखपुर मथुरा को, बी भटनी देवरिया को, सी गोरखपुर देवगढ़ को और डी गोरखपुर देवरिया को। तो भारत का क्यूबा क्षेत्र गोरखपुर देवरिया क्षेत्र को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोरखपुर देवरिया क्षेत्र को भारत का क्यूबा कहा जाता है। चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? जो चीनी किस्म की चाय होती है उसको क्या कहा जाता है? ए आसामी का, बी बोही, सी रोबस्टा और डी अरेबिका। तो आप जानते होंगे कि रोबस्टा और अरेबिका तो कॉफ़ी की एक प्रकार की प्रकार है, तो यह तो इसका आंसर होगा नहीं, यह कहवा की एक प्रकार की प्रकार है। आपने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि कहवा का प्रकार रोबस्टा और अरेबिका है। तो इसमें चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? तो चीनी किस्म की चाय को बोही कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोही। चीनी किस्म की चाय को बोही कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? इनमें से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? ए जलपाईगुड़ी, बी दार्जिलिंग, सी तवांग और डी माउंट आबू। तो जो दार्जिलिंग है उस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दार्जिलिंग। निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो दार्जिलिंग स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है। रेशम कीड़ा पालन क्या क्या कहलाता है? जो रेशम कीड़ा पालन होता है वह क्या कहलाता है? ए सेरीकल्चर, बी रेशम कल्चर, सी पीसी कल्चर और डी तीसी कल्चर। तो रेशम कीड़ा का अगर पालन करके आप खेती करते हैं तो उसका जो कल्चर कहलाता है वह सेरीकल्चर कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरीकल्चर। रेशम कीड़ा पालन सेरीकल्चर कहलाता है। कर्तन दहन कृषि को किसे कहा जाता है? जो कर्तन दहन कृषि होती है वह किस कृषि को कहा जाता है? ए झूम कृषि को, बी वाणिज्य पशुपालन कृषि को, सी निर्वहन कृषि को और डी भूमध्य सागरीय कृषि को। तो जो कर्तन दहन होता है वह झूम कृषि को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झूम कृषि को। भारत की अर्थव्यवस्था को मैं आधार क्या है? जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसका मैं आधार क्या है अर्थात मुख्य आधार क्या है? ए कृषि, बी उद्योग, सी खनिज उत्पादन और डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो आप जानते होंगे कि जो भारत और खासकर बिहार की जो मुख्य आधार है वह कृषि ही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषि। भारत की अर्थव्यवस्था को मैं आधार क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था की मैं आधार कृषि है। भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है?
जो भारत में किस प्रकार की ऐसी कार्य है जिसकी बहुत अधिक प्रधानता है? ए जीवन निर्वाह कृषि, बी विस्तृत कृषि, सी बागानी कृषि और डी व्यापारिक कृषि। तो कृषि इसमें आप समझ रहे होंगे कि 4 प्रकार की कृषि होती है। एक बागानी कृषि, एक व्यापार कराने के लिए कृषि की जाती है, एक विस्तृत कृषि और एक जीवन के निर्वहन के लिए कृषि की जाती है। तो भारत में जीवन निर्वाह कृषि की कार्य की प्रधानता है, क्योंकि भारत में कृषि किसी प्रकार की व्यापार करने के लिए नहीं किया जाता है। भारत में कृषि को अपने जीवन को चलाने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवन निर्वाह कृषि। भारत में किस प्रकार की कृषि की कार्य की प्रधानता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवन निर्वाह कृषि। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर में इसके 73 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देख लें, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ अच्छे से समझ जाइएगा तो आप इसका सही आंसर एग्जाम में जरूर लिख के आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को जरूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।